यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास के जो सॉल्यूशन चैप्टर है उससे लिया गया है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हेनरी ला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है हेनरी ला। हेनरी ला के बारे में देखेंगे हम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या है हमारा? स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसकी बात की गई है? कोई एक गैस है, उसकी विलेयता क्या है? उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती। एक होता है हमारा समानुपाती और एक होता है हमारा अनुक्रमानुपाती। फिर है यदि किसी निश्चित ताप तथा साम्य दाब P पर किसी गैस की घुलन मात्रा m ग्राम हो। क्या है हमारा? कि उसकी मात्रा कितनी हो? m ग्राम हो। तो हेनरी के नियम के अनुसार हेनरी का लॉ क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता है, हमारी जो विलेयता उस गैस के दाब के, किसके दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हमने मान लिया निश्चित ताप पर हमारा साम्य दाब क्या है? P है, और किसी गैस की घुलन मात्रा या फिर विलेयता जिसे बोलते हैं हम, वो क्या है हमारी? m ग्राम है। तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा? m समानुपाती P, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो m है, m क्या है यहाँ पे? विलेयता। विलेयता किसके समानुपाती होगी? डायरेक्ट साम्य दाब के। अब हम बात करते हैं m बराबर KH इंटू P के। तो हमारा जो KH है यहाँ पे वो क्या है हमारा? कांस्टेंट। समानुपाती का चिन्ह लगाया, हटाया, बराबर, फिर KH हमने कांस्टेंट ले लिया P, और जो KH है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट। क्या है हमारा? हेनरी कांस्टेंट। सबसे पहले हेनरी क्या ला की बात करेंगे। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता होती है उस दाब के, उस गैस का जो दाब है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। अगर मान लिया हमने किसी निश्चित ताप पर साम्य दाब हमने P मान लिया, और जो उसमें गैस की घुलन मात्रा या फिर जो विलेयता है उसे हमने m मान लिया, तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा? m समानुपाती P के हो जाएगा। समानुपाती हटाएंगे आप, बराबर का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा KH, और KH को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है हमारा? हेनरी नियतांक। अब जो हमारा हेनरी नियतांक है उसके संबंधी कुछ क्या है हमारे बिंदुओं की बात करेंगे कि इसके संबंध में क्या क्या बिंदु हैं। जो हमारा हेनरी नियतांक क्या KH का मान है गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसकी? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है KH का मान, कि गैस की प्रकृति कैसी है उसी पर निर्भर करेगा हमारा KH या हेनरी नियतांक का मान। अगर हमने मान लिया ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक KH का मान बढ़ता है, मान लिया हमने ताप बहुत अधिक बढ़ा दिया तो हेनरी नियतांक का मान बढ़ जाएगा, KH का मान बढ़ जाएगा। अगर हमने ताप को घटा दिया तो क्या करेंगे? KH का मान भी घट जाएगा। हेनरी नियतांक KH का मान स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। अब मान लीजिए, ये पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है वो, मान लीजिए आपने ताप स्थिर किया है, ठीक, ताप को ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थिर ताप पर भी जो अलग अलग गैसें होती हैं उनमें हेनरी का नियतांक का मान क्या होता? अलग अलग होता है। किसी गैस में हेनरी नियतांक का मान कुछ कम, किसी में अधिक, लेकिन ताप क्या है? स्थिर। तो ऐसा नहीं स्थिर ताप पर सभी गैसों में हेनरी नियतांक का मान समान होगा, सब में अलग अलग होगा। फिर हमारा हेनरी नियतांक का मान जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा होता है, जो हेनरी में नियतांक क्या है हमारा? KH, इसका मान जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा होता है उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होती। मान लीजिए एक गैस है, उसका हेनरी नियतांक क्या है? वो 5 है। एक गैस ये, एक ये, इसका हेनरी नियतांक कितना है? 5, इसका 4। अब आप बताइए गैस की विलेयता किस में कम होगी? विलेयता उतनी, अगर हेनरी नियतांक बढ़ रहा है तो विलेयता क्या हो रही है? कम हो रही। तो इसमें क्या होगी? विलेयता कम होगी, इसमें विलेयता अधिक होगी, क्योंकि जो हेनरी नियतांक है उसके क्या है? अपोजिट है। गैस की अगर वो बढ़ेगा हेनरी नियतांक का मान तो गैस की विलेयता कम होगी, अगर हेनरी नियतांक का मान घट रहा है तो गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अब बात करते हैं हम हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या हैं हमारी। तो जो हमारा हेनरी लॉ है वो केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है, जो हमारी आदर्श गैसें हैं उन पर ही लागू होता है।
हेनी नियम इन गैसों पर लागू होता है जब विलयन से कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं करती हैं। मतलब हेनी का नियम है उन पर लागू होगा जो गैसें क्या करती हैं, विलयन से या सॉल्यूशन से कोई भी रासायनिक अपक्रिया नहीं करती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें विलयन का दाब क्या है, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया विलयन का दाब बहुत अधिक कर दिया तो हमारा नियतांक क्या होगा, इधर उधर भागेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो नियतांक का मान होगा। फिर इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और ताप है वो भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैसों की विलयता अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसकी सीमाओं की बात की गई है कि इसमें ये की पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले तो कोई विलयन क्या करे, कोई विलयन ऐसा ना हो जिसमें क्या है ताप बहुत कम हो या फिर अधिक हो। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और जो विलयता है वो भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। देखो दो चीज़ें यहाँ पे मैच कर रही हैं। क्या है हमारा, विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और विलयता भी अधिक नहीं होनी चाहिए, और ताप क्या है यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखने के लिए, दाब और ताप विलयता अधिक नहीं होना चाहिए और ताप कम नहीं होना चाहिए, और विलयन से कोई रासायनिक अपक्रिया ना करता हो। अब हम बात करते हैं हेनी नियम का अनुप्रयोग की बात करेंगे। हमारा जो इसका अनुप्रयोग है या फिर हेनी लॉ के एप्लीकेशन, सोडा जल या शीतल पेय पदार्थों में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद किया जाता है। जो हेनरी नियम है इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। या तो हमने क्या लिया, सोडा जल ले लिया, या शीतल पेय पदार्थ में जो CO2 है, CO2 जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इन पदार्थों को अधिक दाब, किसकी विलयता, CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए हम पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद कर देंगे। मान लीजिए जो पेय पदार्थ है हमारा, उसमें हमको CO2 मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है। विलयता का मतलब होता है दोनों चीज़ों को मिलाना है। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बोतल है उसमें दाब बहुत अधिक कर देंगे या बहुत अधिक दाब करके बोतल को बंद कर देंगे। फिर नंबर 2 है, अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम ऊंचाई या समतल स्थानों की अपेक्षा कम होता है। जो हमारा अधिक ऊंचाई के स्थान है वहाँ पर क्या ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, वो कम ऊंचाई या समतल स्थान की अपेक्षा कम होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुँचते जाओगे, आपने देखा होगा कि ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। जो लोग ऊंचाई पर मतलब पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, जिसके कारण उनका शरीर क्या कमज़ोर हो जाता है और इनकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। शरीर कमज़ोर होगा तो उनके सोचने की शक्ति भी कम होगी। इन लक्षणों को क्या कहते हैं हम, एक बीमारी है एनेक्सिया, जैसे कहते हैं हम एनेक्सिया। आप जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाओगे आंशिक दाब कम होता जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा है वहाँ पे कम होती जाएगी। तभी आपने देखा होगा, आप जब भी पहाड़ी या हिली एरिया में जाते हो तो आपको वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती, डीप ब्रीथिंग, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। इससे क्या होता है, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनमें ऑक्सीजन की ब्लड होता है, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है उनके ब्लड में। इसके कारण उनका शरीर क्या वीक हो जाता है और सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। अगर इन सब लक्षण हो रहे हैं तो उस बीमारी को कहेंगे एनोक्सिया। उसका नाम क्या होगा, एनोक्सिया।